सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी ओरिएंटेशन ऑफ CFAP 3 विच इज़ अ न्यू सब्जेक्ट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ CFAP CA फाइनल, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग एंड अश्योरेंस। इसके अंदर प्राइमरी पार्ट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग है और थोड़ा सा पार्ट रिपोर्टिंग के साथ अश्योरेंस का भी है, सस्टेनेबिलिटी अश्योरेंस का, और उसी में उसका जो एथिक्स का कंपोनेंट है वो भी है। आज के इस वेबिनार में वी विल शेयर विथ यू कि जी सब्जेक्ट का ओवरऑल स्कोप क्या है, इसका सिलेबस ब्रेकडाउन क्या है, और फिर मोर इम्पॉर्टेंटली ऑल्सो कि हम इसको कैसे कवर करके चलेंगे और अपना हमारा पढ़ने पढ़ाने का तरीका कार क्या होगा। ठीक है जी। सो वेलकम टू द अंडरवर्ल्ड ऑफ सस्टेनेबिलिटी आपने बहुत कुछ सुना होगा। ठीक है। सस्टेनेबिलिटी इज प्राइमरीली ESG, इसके 3 कंपोनेंट हैं, एनवायरनमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस, राइट। और उसी के बारे में हम अभी आगे बढ़ रहे हैं। इट इज़ मच मोर बियॉन्ड देन जस्ट क्लाइमेट के जो इम्पैक्ट्स हैं क्लाइमेट चेंज के, इन्वायरमेंट के, वो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, बट दिस इज़ इवन बियॉन्ड एंड ब्रॉडर देन दैट। हमारे इस सब्जेक्ट में क्या है, इज़ अबाउट हाउ डू वी रिपोर्ट, हाउ ऑर्गेनाइजेशंस रिपोर्ट अबाउट देयर सस्टेनेबिलिटी इफेक्ट्स एंड इन्वायरमेंट को ऑर्गेनाइजेशंस कैसे इम्पैक्ट कर रही हैं, और इन्वायरमेंट और ये चीज़ें ESG ऑर्गेनाइजेशन को कैसे इम्पैक्ट कर रही हैं, उससे रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं वो, और फिर उसकी अश्योरेंस, जब वो इन्फॉर्मेशन आती है तो उस इन्फॉर्मेशन की अश्योरेंस होती है, ऑडिट होता है, तभी जाके उसकी क्रेडिबिलिटी बनती है। तो ये सब्जेक्ट इज़ ऑल अबाउट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग एंड अश्योरेंस। अच्छा, जस्ट अ ब्रीफ प्रोफाइल, मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी नो मी। मुझे खलीलुल्लाह शेख कहते हैं। 20 साल हो गए हैं। वैसे तो मेरी 80 साल प्लस की एज है इन टर्म्स ऑफ वर्क लाइफ, लेकिन इन टर्म्स ऑफ टीचिंग ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आई हैव बीन टीचिंग सिंस 2005। बिजनेस फाइनेंस डिसीजन जो कि सब्जेक्ट अभी चेंज हुआ है, स्ट्रेटेजिक बिजनेस फाइनेंस हम पढ़ाते हैं प्राइमरीली, एंड सस्टेनेबिलिटी इज ऑल्सो एन एरिया विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट एरियाज। एंड जो कि हम इसकी इम्पोर्टेंस इतनी है, जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर हमारी IFAC की बोर्ड मीटिंग होती है और उसमें हर बोर्ड मीटिंग में इसका एक स्टैंडर्ड एजेंडा आइटम होता है जिसको हम डिस्कस करते हैं कि सस्टेनेबिलिटी के रिपोर्टिंग लैंडस्केप पे क्या हो रहा है, अश्योरेंस पे क्या हो रहा है, और उसकी बात होती है। एक्सपर्ट सेशंस होते हैं, हम सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड बोर्ड्स के चेयर को बुलाते हैं, उससे बात करते हैं। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट एरिया है ग्लोबली फॉर फाइनेंस प्रोफेशन, बिकॉज इट्स अ न्यू एंड अ इवॉल्विंग एरिया। इसमें हमारी स्किल सेट अभी डेवलप हो रही है और ये एरिया अगले 10-15 साल तक समझे एक एरिया ऑफ फोकस रहेगा। अच्छा, अब आइए। सो दिस इज़ माई ब्रीफ प्रोफाइल। टुगेदर विथ मी आपके सर हसन खन्नानी साहब भी मेरे को टीचर हैं। हसन साहब इज़ ऑल्सो वन ऑफ योर वेरी फेमस एंड फेवरेट CA फाइनल टीचर्स, जो कि रिपोर्टिंग के सब्जेक्ट को पढ़ाते रहे हैं। रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट उनकी एक्सपर्टीज़ है। तो मैं और हसन साहब मिलके आपको ये सब्जेक्ट इंशाल्लाह पढ़ाएंगे बल्कि फैसिलिटेट करेंगे, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि न सिर्फ ये कि आपकी एग्ज़ाम की बेहतरीन प्रिपरेशन हो जाए, बल्कि इसकी प्रैक्टिकल रियल लाइफ एप्लीकेशन भी आपको बताएं, ताकि द मोमेंट यू क्वालिफाई यू बिकम अ सॉर्ट आफ्टर प्रोफेशनल। सस्टेनेबिलिटी के जो प्रोफेशनल्स हैं वो दुनिया में मोस्ट सॉर्ट आफ्टर फाइनेंस प्रोफेशनल्स बन गए हैं इस वक्त। अभी यूनिवर्सिटीज़ ने इस पे स्टार्ट कर दिया है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, टोरंटो यूनिवर्सिटी ने सस्टेनेबिलिटी फाइनेंस का एक पूरा अंडरग्रेड प्रोग्राम डेवलप किया है। सो इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय द इंस्टीट्यूट के जिनको हमने इनकरेज किया, उन्होंने इन सब्जेक्ट को अपनी नई स्कीम में डाला है। अभी अकाउंटिंग बॉडीज़ इस सब्जेक्ट को अपने सिलेबस में डाल रही हैं। सो इसको हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे, नॉट जस्ट फ्रॉम एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव, बल्कि मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, फ्रॉम योर प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ एंड स्किल सेट परस्पेक्टिव। इसका सिलेबस 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, ग्रेड A, ग्रेड B, ग्रेड C। अगर आप देखेंगे जो आपकी नई लर्निंग एजुकेशन स्कीम आई है उसमें CFAP के सिलेबस में जाएंगे, CFAP 3 देखेंगे, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग एंड अश्योरेंस, तो उसका सिलेबस ब्रेकडाउन ये दिवन है। ग्रेड A, B, C टेंटेटिव टीचिंग आवर्स उन्होंने बताए 105 से 145। मैं समझता हूँ 100 से 125 घंटे का ये कोर्स आराम से है, और इतने में हम इसको कवर कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। एग्ज़ाम वेटेज क्या है, वो वेटेज यहाँ आपको नज़र आ रही है, वो वेटेज ये है, ये इसकी 30 to 40%।
द नेक्स्ट रिपोर्टिंग, ये दोनों रिपोर्टिंग है, ये S1 है, ग्रेड A इज S1 कंप्लीटली। मैं अभी इसको डिस्कस करता हूँ। अंडरस्टैंडिंग सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग IFRS S1 जो पहला बेसिक स्टैंडर्ड है, जो फाउंडेशन ऑफ सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग बताता है कि सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में क्या कवर्ड है, क्या कवर्ड नहीं है, इसका स्कोप क्या है, इसके फंडामेंटल्स रिपोर्टिंग कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, कनेक्टेड इन्फॉर्मेशन क्या है, वो सारी यानी बेसिक्स ऑफ रिपोर्टिंग उसमें है। अब उसके ऊपर और स्टैंडर्ड्स आते जाएंगे। पहला स्टैंडर्ड S2 आया है विच इज़ अबाउट क्लाइमेट, जो कि इसमें शामिल है ग्रेड बी में। और फिर कुछ इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स हैं, बहुत सारे स्टैंडर्ड्स अभी इन द मेकिंग है, मैं उसका भी आपको बताऊंगा जो कि अगले सालों में आएंगे। लेकिन ये फाउंडेशनल स्टैंडर्ड है, इसीलिए S1 को उन्होंने इतनी ज़्यादा वेटेज दी है 30 to 40। इसमें S2 भी है और इसमें इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स भी हैं, मैं इसका भी जिक्र करूंगा, इसकी भी 30 to 40% वेटेज है। फिर इसकी अश्योरेंस अभी आइजा 5000 आया है, सस्टेनेबिलिटी अश्योरेंस, और इथिक्स का इसका थोड़ा सा कंपोनेंट है जिसकी ये वेटेज है 25 से 35%। ये इसका ब्रेकअप है, यानी अगर आप देखें तो 30 से 35 मार्क्स यहाँ, 30 से 35 मार्क्स यहाँ और 30 मार्क्स यहाँ, तो 35, 35, 70 और 30 मिड पॉइंट्स ले लें तो 100 बन जाता है। अच्छा, अब आइए मॉडल पेपर में मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन क्या थी। तो मॉडल पेपर में ये मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसी वेटेज रहे उसी हिसाब से उन्होंने मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन रखी है। 5 मॉडल पेपर में 6 गालिबन क्वेश्चंस हैं, सॉरी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है, अगर आप देखेंगे T1, T2 और T3 की जो स्कीम वेटेज होती है कि T1 वो एरिया होता है जिसको अप टू शायद 8 मार्क्स एग्जामिन होता है, T2 अप टू 20 होता है, एंड T3 शायद अप टू 25 है। तो इसमें मेजॉरिटी जो आइटम का ब्रेकडाउन है, जो कि हम नीचे अभी आपको दिखाएंगे भी, उसकी अप टू T2 यानी अप टू 20 मार्क्स तक का उस पर क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, अब सेक्शन ए, जैसे कि यहाँ इसकी वेटेज भी 30 to 40 थी, इस पे मॉडल पेपर में उन्होंने मार्क्स भी 39 अलोकेट किए हैं। वी एक्सपेक्ट मोर मार्क्स टू बी अलोकेटेड टू दिस बेसिक एरिया बिकॉज दिस इज अ न्यू एरिया। ये फंडामेंटल IFRS S1 फंडामेंटल रिपोर्टिंग के कॉन्सेप्ट्स का जिक्र करता है। बेसिक्स इसमें लिखा भी हुआ है, डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड एप्लीकेशन सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड। तो ये फाउंडेशनल स्टैंडर्ड है, शुरू के जो पेपर्स हैं आई एक्सपेक्ट उसमें इसको ज़्यादा वेटेज दी जाएगी, क्योंकि अभी ये नया नया एरिया है, सब इसकी फाउंडेशंस और इसकी अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं। ये जो सेकंड एरिया है इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, ये एरिया बड़ा है, इसमें IFRS S2 है क्लाइमेट का और SASB के 12 स्टैंडर्ड्स हैं, लेकिन उन सब का तकरीबन फॉर्मेट सेम ही है, मैं भी जिक्र करूंगा उसके। ये सस्टेनेबिलिटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स, ये क्या था मैं थोड़ा इसका भी जिक्र करूंगा आपको। ये एक US का बोर्ड था जो कि अभी इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स बोर्ड में मर्ज हो गया, ठीक है। बल्कि मैं थोड़ा सा यहाँ लिखता हूँ P, देखें IFRS फाउंडेशन थी, बल्कि यहाँ है नीचे मेरा ख्याल है ये, हाँ मैं भी आपको जिक्र करता हूँ इसका थोड़ा सा और भी इसको लिख के एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन यहाँ तक पहले बात मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि जो वेटेज है उसी के हिसाब से मार्क्स अलोकेशन है। 39 पर मार्क्स यहाँ अलोकेटेड है, 30 to 40% वेटेज, 30 to 40% वेटेज, इसको 30 मार्क्स दिए उन्होंने पूरे, 25 से 35 इसको मिड पॉइंट मार्क्स दिए। अगर आप देखें इस एरिया को सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है मॉडल पेपर में भी, एंड दिस इज हाउ द पेपर इज एक्सपेक्टेड टू बी कंपोज्ड ऑफ। IFRS S1 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, और इसमें अश्योरेंस भी है और इथिक्स भी है। जो एक कोड ऑफ इथिक्स में सस्टेनेबिलिटी अश्योरेंस से रिलेटेड जितनी और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग से रिलेटेड जो चेंजेस आई हुई हैं वो भी इसमें शामिल हैं। तो ये मॉडल पेपर की कंपोजिशन हो गई। अब आइए आप IFRS S1 और S2 ये क्या है और ये कैसे बना है। अगर मैं इसका थोड़ा सा आपको बताऊं, मैं यहाँ आता हूँ। पहले ये रिपोर्टिंग लैंडस्केप समझना ज़रूरी है आपके लिए। एक IFRS फाउंडेशन बनी, यहाँ लिखता हूँ मैं, IFRS फाउंडेशन है एक, ये जो फाउंडेशन है इसके तहत 2 बोर्ड्स हैं,
एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड जो आपके जितने IFRS है वो बनाता है, जो IFRS 15 यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाता है। ये बोर्ड 2001 से 25 सालों से ये काम कर रहा है। IFRS फाउंडेशन, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके समझना कि ये हुआ क्या है, ये क्यों सस्टेनेबिलिटी का पेपर और रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स आए हैं, ये उसका बैकग्राउंड है। और ये SASB फिर कैसे लिंक्ड है इनसे, जो SASB स्टैंडर्ड्स हैं। इसके नीचे अभी 2021 में ये काम कर रहा था 2001 से, गालिबन 2001 है कि एंड है या 2002 है। अच्छा, उसके बाद इसके नीचे एक बोर्ड आ गया जिसे कहते हैं हम ISSB, इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स बोर्ड आ गया। ये आया नवंबर 2021 में, राइट। ये क्यों आया कि दुनिया में सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, सस्टेनेबिलिटी यानी कि भाई आप इन्वायरमेंट को कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं, आप कितनी कार्बन इमिशंस कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को कैसे डैमेज कर रहे हैं। वाटर एक बहुत स्कार्स रिसोर्स है, वाटर की आप कितनी, ऐसे ऑयल एंड गैस कंपनीज हैं बहुत सारा वाटर यूज़ करती हैं, कंटेमिनेट करती हैं, ख़राब करती हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ आपने देखा होगा कि वो उनकी इमिशंस होती हैं, उनके जो है ना बहुत सारे केमिकल्स वो डंप करते हैं अंडरग्राउंड वाटर इम्पैक्ट करते हैं। वाटर बहुत सारा ज़मीन से लेते हैं, वाटर की बहुत सारी यूज़ भी करते हैं, वाटर को ख़राब भी करते हैं, राइट। एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करते हैं, कार्बन इमिशंस होती हैं उनकी और सल्फ़र की इमिशंस होती हैं, तो वगैरह वगैरह। अब इसका इम्पैक्ट वो एनवायरनमेंट को कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं, कितनी इमिशंस कर रहे हैं, कितना वाटर का कंजम्पशन कर रहे हैं, अपने वर्कफोर्स को, सोशल में वर्कफोर्स को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, लेबर लॉस को कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे, चाइल्ड लेबर तो नहीं हो रहा, और जो है वो कम्युनिटीज़ को कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं, ये सारी रिपोर्टिंग कैसे हो, इस पे दुनिया में बहुत सारे इदारे बन गए जिन्होंने कहा जी अपने अपने स्टैंडर्ड्स निकालना शुरू कर दिए। उसको हम कहते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस बन गई हैं। एक क्लाइमेट से रिलेटेड टास्क फोर्स बन गई यूरोप में, एक US में एक बोर्ड बन गया जिसका नाम था सस्टेनेबिलिटी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, SASB। उसने इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स निकाले जिसका अभी हम जिक्र करेंगे। US का एक बोर्ड बन गया सेपरेट, वो अपना अलग कर रहा, उसने कहा जी अपैरल इंडस्ट्री को ऐसे करना चाहिए, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री को ये रिपोर्ट करना चाहिए, ऑयल एंड गैस को यूँ रिपोर्ट करना चाहिए, सर्विस सेक्टर में ट्रांसपोर्टेशन को ऐसे रिपोर्ट करने चाहिए अपनी सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड मैटर्स को। एक क्लाइमेट रिलेटेड टास्क फोर्स अलग बन गई थी। एक और फाउंडेशन थी वैल्यू रिपोर्टिंग फाउंडेशन, जिसने इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क दिया। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कि भाई 6 कैपिटल्स आप लेते हैं, आप इन्वायरमेंट कैपिटल लेते हैं, सोशल कैपिटल है यानी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उनको कैसे यूज़ करते हैं, उनका इम्पैक्ट, उन्होंने अपने स्टैंडर्ड्स इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग पूरा फ्रेमवर्क दे दिया। अब ये क्या हो गया, अब ये साइलोज में डिफरेंट स्टैंडर्ड बोर्ड्स बन गए। तो प्रॉब्लम ये आया कि भाई कोई ऑर्गेनाइजेशन, जैसे GRI एक आपने सुना होगा, ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव है, GRI के अपने स्टैंडर्ड्स हैं। तो प्रॉब्लम ये आया कि इतनी ये साइलोज में रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स बन गए हैं, तो ये रिपोर्टिंग फ्रेगमेंटेशन कहलाती है ग्लोबली। इसे कहते हैं फ्रेगमेंटेशन हो गई, कोई इसको स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहा है, कोई ये स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहा है, कोई ये स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहा है, कोई वो स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा है, कोई ये फ्रेमवर्क फॉलो कर रहा है। तो ये स्टैंडर्ड्स का अल्फ़ाबेट सूप बन गया जिसे हम ग्लोबली कहते हैं। अब कोई ऑर्गेनाइजेशन इसको फॉलो कर रही है तो कोई उसको कर रही है, तो कंपेरेबल नहीं हुई ना इन्फॉर्मेशन। जब इन्फॉर्मेशन कंपेरेबल नहीं होती तो यूजलेस हो जाती है। अब मैं शेल अगर एक स्टैंडर्ड फॉलो करे, BP अगर एक और स्टैंडर्ड फॉलो कर ले और आरामको एक और स्टैंडर्ड फॉलो कर ले, तो आप ऑयल एंड गैस में क्या हो रहा है आपके लिए ये डिटरमिन करना मुश्किल हो जाए। इमेजिन करें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के स्टैंडर्ड्स अगर कोई एक और फॉलो कर ले, कोई दूसरा करे, कोई तीसरा करे, तो आप कंपेयर ही नहीं कर सकेंगे ना, P&L को कंपेयर ही नहीं कर सकेंगे ना, बैलेंस शीट फुटिंग को, कि एसेट्स की रिकॉग्निशन के क्राइटेरियाज ही अलग हो, इनकम एंड एक्सपेंस की रिकॉग्निशन के हर स्टैंडर्ड्स में क्राइटेरिया ही अलग हो, तो इन्फॉर्मेशन कंपेरेबल नहीं रहेगी। फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन एक साल एक स्टैंडर्ड फॉलो कर रही है, फ्रेमवर्क दूसरे साल दूसरा फॉलो कर रही है, तो कंसिस्टेंसी ऑफ रिपोर्टिंग भी नहीं रही। तो कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन बिकेम चैलेंज। तो फिर ये वर्ल्ड के जो बड़े इदारे हैं जो है ना, जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF और डिफरेंट एसोसिएशंस और रेगुलेटर्स आए और उन्होंने कहा कि जी आप अकाउंटेंट प्रोफेशन ने जैसे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को IASB बोर्ड के थ्रू जो स्टैंडर्ड्स निकलते हैं कंसिस्टेंट एंड कंपेरेबल बना दिया, हम चाहते हैं आप एक ISSB बनाएं, इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स बोर्ड बनाएं, और आप स्टैंडर्ड्स इशू करें जिसको सारी दुनिया फॉलो करे।
तो फिर इन्होंने और हमने उनसे ये कहा कि फिर ये जो छोटी छोटी जितनी दुकानें खुली हुई हैं इन सब दुकानों को आप बंद कराएं और इनको हमारे अंदर इस इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स बोर्ड में मर्ज कर दें, एंड दे डिड इट। तो SASB यूएस का जो बोर्ड था वो भी इसमें मर्ज हो गया, क्लाइमेट रिलेटेड एक टास्क फोर्स थी वो भी इसमें मर्ज हो गई, वैल्यू रिपोर्टिंग फाउंडेशन इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क वो भी इसमें मर्ज हो गया। तो इसमें बहुत सारे जो छोटे छोटे दुकानें थी बोर्ड स्टैंडर्ड सेटर्स की वो मर्ज होके ग्लोबल स्टैंडर्ड सेटिंग बोर्ड बन गया, इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स बोर्ड। और उसने अब अपने स्टैंडर्ड्स जो है वो इशू करना शुरू किए और उसने अब एक पहला स्टैंडर्ड बनाया उसने S1, इसने फिर इसने एक और स्टैंडर्ड बनाया S2, अब ये एक और स्टैंडर्ड्स बना रहा है S3, राइट। तो अब ये स्टैंडर्ड्स बनाना इसने शुरू कर दिए। और दुनिया की जो रेगुलेटर्स की पूरी बॉडी है, जैसे अकाउंटिंग प्रोफेशन की मदर बॉडी है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स, जिसमें दुनिया की 180 अकाउंटिंग बॉडीज उसके स्टैंडर्ड्स को फॉलो करती हैं और उसकी मेंबर्स हैं 140 प्लस कंट्रीज की। ऐसे ही दुनिया में जितनी SECPs रेगुलेटर्स ऑफ द वर्ल्ड है उन्हें IOSCO कहते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ सिक्योरिटीज कमीशंस, जिसमें पाकिस्तान का सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन भी है, US का भी है और बाकी सब भी हैं दुनिया के सारे। उन्होंने कहा जो स्टैंडर्ड ISSB इशू करेगा उसको हम एज अ रेगुलेटर अपनी कंपनीज को इन्फोर्स करेंगे कि वो उनको फॉलो करें। तो ऐसे ही जैसे ही S1 निकला, S2 निकला, तो पाकिस्तान की SECP ने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि जी S1 एंड S2 आर नाउ एप्लीकेबल ऑन कंपनीज जिनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जुलाई 2025 से ऑनवर्ड्स जितनी नई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बननी है फॉर लार्ज लिस्टेड एंटिटीज उस पे एप्लीकेबल है। फिर एक साल बाद उससे छोटी एंटिटीज पे एप्लीकेबल है, फिर उसके बाद उससे छोटी एंटिटीज पे। तो ये 3 सालों का ट्रांजिशन नेटवर्क दे दिया और कहा कि सारी कंपनीज इसको फॉलो करेंगी और दुनिया के बाकी रेगुलेटर्स ने भी। तो इसलिए अब सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग एक सीरियस मैटर बन गया कि अब इसके ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं जिसको पूरी दुनिया में सेम स्टैंडर्ड्स अब होंगे, ठीक है। और दूसरा, उसको सारे रेगुलेटर्स ने ओन कर लिया। तो अब यूं निकला S1 रिसेंटली, सस्टेनेबिलिटी की बातें तो दुनिया में और कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की बातें तो दुनिया में कई सालों से चल रही हैं, लेकिन अब फ्रेमवर्क स्ट्रांग होके अब आया है। फ्रॉम नवंबर 2021 से जब ये बोर्ड बना तो 22-23 में इन्होंने अपना काम किया और 23 में एक पहला स्टैंडर्ड आया, 24 में दूसरा स्टैंडर्ड आ गया। अब ये 2 स्टैंडर्ड्स आ गए हैं, 2-3 और स्टैंडर्ड्स अभी इन द मेकिंग है। पहला स्टैंडर्ड S1 इज अबाउट जनरल फाउंडेशन, जिसका मैं बात कर रहा था। ये क्या बताता है मैं जिक्र करता हूँ। सेकंड इज अबाउट क्लाइमेट विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी चल रहा है बायोडाइवर्सिटी, ह्यूमन कैपिटल पे स्टैंडर्ड चल रहा है जो बन रहा है, अभी इन द मेकिंग है। जब वो आएंगे तो फिर आप उनको भी देखेंगे और दुनिया उनको भी अडॉप्ट करेगी। ये हो गया इसका स्टैंडर्ड सेटिंग का बैकग्राउंड। यहाँ तक बात सबको समझ में आ रही है। फिर मैं अब S1 जो कि आपका ग्रेड A है उसे डिस्कस करूंगा, फिर S2 और सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स करेंगे। ये रिपोर्टिंग लैंडस्केप मैंने आपको बता दिया कि SASB ये जो बोर्ड था US का, ये मर्ज हो गया ISSB में। अब इसके जितने स्टैंडर्ड्स हैं दे आर अंडर द ओवरसाइट ऑफ ISSB आ गए। ये SASB स्टैंडर्ड 77 पूरे किस में आ गए? अंडर द ओवरसाइट ऑफ ISSB आ गए। तो अब स्टैंडर्ड ये जनरल रिक्वायरमेंट्स स्टैंडर्ड है और अब स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स आना शुरू हो गए, टॉपिक वाइज भी और इंडस्ट्री वाइज भी। टॉपिक वाइज पहला स्टैंडर्ड IFRS 2 है क्लाइमेट रिलेटेड, और SASB के इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्टैंडर्ड है। एक स्टैंडर्ड में अभी आपको एज एन ओरिएंटेशन में दिखाऊंगा कि उसमें क्या बातें हैं। अब SASB स्टैंडर्ड्स आर नाउ अंडर द ओवरसाइट ऑफ ISSB, क्योंकि ये SASB इसके अंदर मर्ज हो गया। Is this clear? Does this make sense about the topic and the subject? कि ये है क्या और ये कैसे आया है? नो, IFRS 1 अलग है, ये IFRS S1 है। IFRS 1 इज अकाउंटिंग, IFRS S1 इज सस्टेनेबिलिटी। S इसलिए लिखा हुआ है, ये सस्टेनेबिलिटी का पहला स्टैंडर्ड है। ये अलग अलग पैरेलल इंफॉर्मेशन चलेंगी और फिर इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ कनेक्टेड इंफॉर्मेशन है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड सस्टेनेबिलिटी डिस्क्लोजर्स आपस में कनेक्ट कैसे होंगे। इज दैट ओके आर्यन? डज इट मेक सेंस? जीशान, मैं यहाँ कमरे में चूंकि रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो फिजिकली आप ये नहीं ले सकेंगे, तो आपने इसको ऑनलाइन ही लेनी है क्लास। इज दैट ओके? ऑल क्लियर एल्सा? गुड।
एरियान, इज इट क्लियर? तो अब दो स्टैंडर्ड्स बोर्ड्स है ना, दो अलग अलग अपने स्टैंडर्ड्स इशू कर रहे हैं। IASB अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड जो है वो अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू कर रहा है और करते जाएगा, मजीद भी उसके अपना प्रोसेस है। वो अपने नए नए स्टैंडर्ड्स, पुराने स्टैंडर्ड्स को भी रिव्यू करता है, नए स्टैंडर्ड्स भी इशू करता है। तो भाई IFRS 18 आया है, IFRS 19 है, अभी नए स्टैंडर्ड्स आए हैं, ठीक है। तो वो अपने स्टैंडर्ड्स इशू करेगा जो अकाउंटिंग से रिलेटेड है, रिपोर्टिंग अकाउंटिंग से रिलेटेड, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जिसे आप कहते हैं। और ये सस्टेनेबिलिटी बोर्ड अपनी सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन देनी है वो उसको रिपोर्ट करता रहेगा, वो उसके स्टैंडर्ड्स इशू करता रहेगा। तो सस्टेनेबिलिटी डिस्क्लोजर्स अलग आएंगे अलॉन्ग विद द फाइनेंशियल आपकी जो स्टेटमेंट्स हैं और उनके डिस्क्लोजर्स के साथ, और फिर सस्टेनेबिलिटी डिस्क्लोजर्स में आप कनेक्टिविटी क्रिएट करेंगे बिटवीन द सस्टेनेबिलिटी डिस्क्लोजर एंड द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिस्क्लोजर। उसमें कनेक्टिविटी कैसे होगी, कहाँ होगी, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है, ये हम बताएंगे अभी आपको। राइट अच्छा जी, तो अब आइए IFRS 1, ये पहला जनरल IFRS 1 मैं कह रहा हूं तो मेरे मुंह से 1 निकले तो उसको S1 पढ़ लें। ये सस्टेनेबिलिटी 1 है, इसका नाम भी IFRS S1 है, ठीक है। दिस इज IFRS S1। अच्छा आर्यन, जो आर द एथिक्स अश्योरेंस सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है उसकी अश्योरेंस कैसे होगी, उसके लिए अलग स्टैंडर्ड आया है, ISA 5000, ठीक है। और एथिक्स तो चूंकि एक कोड ऑफ एथिक्स है, उसमें जहां जहां सस्टेनेबिलिटी का जो है ना उन्होंने एडिशंस की हैं, चेंजेस किए हैं, वो हमारे सिलेबस में है। कोड ऑफ एथिक्स तो आपका एक ही है ना, कोड ऑफ एथिक्स के डिफरेंट पार्ट्स हैं, लेकिन कोड ऑफ एथिक्स तो अकाउंटेंट्स का एक है। उसमें बिकॉज ऑफ सस्टेनेबिलिटी जब आप उसकी रिपोर्टिंग करेंगे और अश्योरेंस करेंगे तो किन किन एथिकल प्रिंसिपल्स का ख्याल करना है, वो जो चेंजेस आई हैं वो हम पढ़ेंगे, वो हमारे सिलेबस का हिस्सा है। ओवरऑल कोड ऑफ एथिक्स वही है, उसमें जो चेंजेस आई हैं वो हम पढ़ेंगे। S3 है ही नहीं, वो SASB स्टैंडर्ड्स हैं मोहम्मद दानियाल। S3 कोई चीज नहीं है, S3 अभी आएगा, अभी आया नहीं है। मैं एक सही एग्जाम्पल दे रहा था आपसे, S3 अभी आया नहीं है, ये इन द मेकिंग है। अभी आपके सिलेबस में S1 है और S2 है, S1 S2 और फिर SASB स्टैंडर्ड्स हैं अभी आपके पास, यूं कह लें आप। आपका ये ग्रेड A है, ये ग्रेड B है दोनों, और ये भी ग्रेड B है। इसके 12 स्टैंडर्ड्स आपके सिलेबस में है, जो भी मैं आपको दिखाऊंगा कौन कौन से हैं। ये ग्रेड A है जिसकी वेटेज थी 30 to 40%। ये ग्रेड B है जिसकी वेटेज भी 30 to 40% है। ये दोनों ग्रेड B हैं। S3 S4 अभी मेकिंग में है, अभी आए नहीं है, आएंगे तो सिलेबस अपडेट होगा तो फिर आप देखेंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ ओरिएंटेशन दे रहा हूं कि दुनिया में हो क्या रहा है। राइट जी, ऐसा ही है। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग आप अलॉन्ग विथ फाइनेंशियल पीरियड आपका वही होगा प्रिंसिपल्स में, लेकिन आपको साथ में फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिस्क्लोजर्स के साथ साथ सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड डिस्क्लोजर्स भी देने पड़ेंगे। एग्जैक्टली राइट। अच्छा अब आइए, ये आपको सिलेबस का थोड़ा सा आइडिया हो गया कि सिलेबस कैसे बना हुआ है और ये SASB क्या भला है, ये कौन से स्टैंडर्ड्स हैं, मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। ओरिएंटेशन का ये फ़ायदा है कि हमने इसमें थोड़ी एक्सप्लेनेशन कर दी। अब आइए आपका ग्रेड A में, योर ग्रेड A इज ऑल अबाउट S1, ऑल S1 जनरल रिक्वायरमेंट्स। इसमें आपको बताता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग में क्या चाहते हैं हम दुनिया से। ये बोर्ड बता रहा है अपने S1 में, बताता है कि हमारा स्कोप सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। अब वो कहता है कि स्कोप में बड़ी इंपॉर्टेंट बात करता है कि ऑल दोज, ये हम पढ़ेंगे लेकिन मैं आपको वैसे जनरल बता रहा हूँ कि जनरल बातें नहीं करनी, हम जनरल नहीं जानना चाहते कि आप हमने इतने स्कूल के बच्चों को हेल्प कर दी, हमने इतने अस्पतालों में ये कर दिए, इतने दरख्त लगा दिए, इतने जो है ना हमारी जो है वो कार्बन इमिशंस हमारी सही हो गई, ये नहीं, इस तरह की बातें नहीं। वो कहता है आपने सस्टेनेबिलिटी और रिस्क भी और अपॉर्चुनिटीज़ भी बतानी है
जो इम्पैक्ट करती हैं ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉस्पेक्ट्स को। ऑल सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन दैट इम्पैक्ट्स एंटिटीज प्रॉस्पेक्ट्स, इम्पैक्ट्स एंटिटीज प्रॉस्पेक्ट्स। और वो प्रॉस्पेक्ट कहता है उसके कैश फ्लोज, उसकी एक्सेस टू फाइनेंस एंड कैपिटल, इस तरह की चीज़ों को जो चीज़ इम्पैक्ट करती है वो बताएं। सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड स्पेसिफिक बात करें, ठीक है ना। ये है इसका ऑब्जेक्टिव। जनरल बातें नहीं करनी कि अच्छा अगर हम फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, फिर जब हम पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल में जाएंगे कि एनीथिंग रिलेटेड सस्टेन, दुनिया में जी वो वॉल्केनोज की डिस्ट्रप्शन हो रही है जिसकी वजह से दुनिया में बड़ी तबाही आ जाएगी, या क्लाइमेट चेंज की वजह से दुनिया में बड़े असरात ये होंगे। ये दुनिया के असरात नहीं बताने आपने, ये जनरल कमेंट्री नहीं हो रही है सस्टेनेबिलिटी की। आपके इदारे को सस्टेनेबिलिटी रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं आपके इदारे से रिलेटेड, वो बतानी है आपने, जो आपके इदारे को इम्पैक्ट करेंगी, या आपका इदारा जिस तरीके से एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट कर रहा है। तो आप ये बताएंगे फॉर एग्जांपल कि जी मैं एक जो है ना ऑयल एंड गैस एंटिटी हूँ, या मैं एक ट्रांसपोर्ट एंटिटी हूँ, और मैं ये फॉसिल फ्यूल और ये जो है वो पेट्रोल एंड डीजल की गाड़ियाँ चलाता हूँ, तो जिसकी वजह से मैं एनवायरनमेंट को ये नुकसान पहुँचाता हूँ। और आगे जाके बिकॉज ईवी की तरफ लोगों का ज़्यादा रुझान है और लोग कॉन्शियस हो गए हैं, तो हमें ईवी की गाड़ियों में इन्वेस्टमेंट का हमारा प्लान है, और इस तरीके से हम ईवी की गाड़ियों में इन्वेस्ट करके ऐसे ऐसे आहिस्ता आहिस्ता फेज आउट करेंगे अपनी ये गाड़ियाँ। तो उसकी ये हमारा कैपेक्स प्लान है। और फ्यूचर में हम इतनी इमिशन आज करते थे, अगले 10 साल 15 साल का हमारा ये प्लान है कि हम लेट से नेट ज़ीरो हो जाएंगे या इतनी इमिशंस कम कर देंगे, जिसके लिए हम इतनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, जिसके लिए जो है हम हमारा, और उस ये करने की वजह से हमारे पोटेंशियल जो कस्टमर कॉन्शियस है अबाउट ऑर्गेनाइजेशन इम्पैक्टिंग एनवायरनमेंट, हम उस कस्टमर को अट्रैक्ट करेंगे और हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा। या अगर हम नहीं कर पाएंगे तो इतना हमें नुकसान हो जाएगा क्योंकि हम इतना रेवेन्यू लॉस कर लेंगे। ये बात बतानी है आपने, जनरल बात नहीं करनी कि जी जो है दुनिया में क्या हो रहा है। तो सस्टेनेबिलिटी रिस्क क्या है कि अगर मैं ये कन्वर्जन ना कर सकूंगा तो अल्टीमेटली लोग मेरे कॉम्पिटिटर्स की तरफ चले जाएंगे जो कि ये कन्वर्जन कर रहा है, ठीक है। ये बताना है आपने कि आप एनवायरनमेंट को भी कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं और आप क्या देख रहे हैं, फिजिकल रिस्क क्या। अच्छा फॉर एग्जाम्पल जो है ना, मैं एक वुडन प्रोडक्ट्स बनाता हूँ, मैं वुडन टेबल्स बनाता हूँ, वुडन डोर्स बनाता हूँ, और मैं टिम्बर अट्रैक्ट करता हूँ और मैं सोर्स करता हूँ। और मैं अब जिन जगहों से सोर्स करता हूँ वहाँ वाइल्ड फायर, जंगलात की फायर्स होने का एक रिस्क है बिकॉज ऑफ दिस क्लाइमेट, और मेरी सोर्सिंग स्ट्रेटजी पे इसका ये इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। और अगर मैं ये नहीं कर सकूँगा, मुझे सोर्सेज अपनी डाइवर्सिफिकेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस जगह से मैं लेता हूँ वहाँ इसके वाइल्ड फायर्स की वजह से मेरी टिम्बर की प्राइसेस अवेलेबिलिटी कम हो गई है या उसकी प्राइसेस बढ़ गई हैं, तो क्या इम्पैक्ट आएगा। या फॉर एग्जांपल मैं नेस्ले बॉटल्स वाटर बनाता हूँ और मैं ज़मीन से पानी एक्सट्रैक्ट करता हूँ, वाटर स्कार्सिटी इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट माय रेवेन्यू, माय कॉस्ट, माय फ्यूचर लाइक दिस। मैं इतना एनवायरनमेंट से पानी लेता हूँ, इतना वाटर कंटेमिनेट करता हूँ, यानी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, जनरल बातें नहीं। ये है इसका ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड डेफिनेशन। उसमें फिर आप ये बताएंगे कि जो रिस्क है, हाउ डू दोज रिस्क इम्पैक्ट यू, ठीक है। और आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप जाके देखेंगे शेल की सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट देखें जाके पिछले 1-2 सालों की। एक जगह उन्होंने बताया है कि जर्मनी में ईवी कार्स की वजह से मेरी एक रिफाइनरी है जिसकी जो प्रोडक्शन एंड सेल कम होती जा रही है क्योंकि गाड़ियां ईवी कन्वर्जन में फास्ट ट्रैक हो रही हैं। तो मैंने उसकी जब इम्पेयरमेंट टेस्टिंग की तो मेरी रिफाइनरी पे इम्पेयरमेंट टेस्टिंग आ गई, इम्पेयरमेंट आ गई, बुक करनी पड़ गई मुझे, क्योंकि गोइंग फॉरवर्ड आई सी that the production and utilization of the fuel from that refinery in that country is going to seriously impact, और उसकी वजह से मेरी वो रिफाइनरी पे इतना इम्पैक्ट है। और फिर उन्होंने कहा है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं डाइवर्सिफिकेशन के लिए, ये हमारा प्लान है, और इस प्लान की बेसिस पे हम इतनी इमिशंस हमारी कम हो जाएंगी और हम इतना इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो जाएंगे। ये स्पेसिफिक बातें एग्जैक्टली। अच्छा अब आ जाएं फिर उसके बाद, तो बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करना कि स्कोप क्या है।
सस्टेनेबिलिटी तो बहुत वाइड है ना, क्या बताना है इदारे को कि दुनिया में सस्टेनेबिलिटी में क्या हो रहा है, या मैंने कितने दरख्त लगा दिए, नहीं, उसका एग्जैक्टली इम्पैक्ट क्या है, राइट। अच्छा, तो ऑब्जेक्टिव, स्कोप, डेफिनेशन, जैसे पाकिस्तान में आपने देखा है कि भाई क्लाइमेट की वजह से हमारे यहाँ रेनफॉल बढ़ गए, फ्लड्स का ख़तरा बढ़ गया है, फ्लड होता है तो डेवास्टेशन हो जाती है, तो ऑर्गेनाइजेशन जो उन एरियाज़ में, अर्थ को प्रोन एरियाज़ में हैं, उनका क्या इम्पैक्ट उन पे आ सकता है उस फ्लड की वजह से, या जो नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से कितना अरसा मेरा बिजनेस बंद रह सकता है, मेरी सेल्स, मेरी कॉस्ट पे क्या इम्पैक्ट आएगा, ये बातें। कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन क्या है, फेयर प्रेजेंटेशन, ऑफ कोर्स मटेरियल इंफॉर्मेशन बतानी है, ऐसे हर बात जो है ना सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड भी मटेरियल, ऑफ कोर्स, विच इज मटेरियल फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। रिपोर्टिंग एंटिटी, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देता है कि व्हाट इज द रिपोर्टिंग एंटिटी। रिपोर्टिंग एंटिटी वही है जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए, अगर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए ग्रुप है तो वही आपका ग्रुप है फॉर सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। कनेक्टेड इंफॉर्मेशन का एक कॉन्सेप्ट आता है बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ, कनेक्टेड इंफॉर्मेशन। कनेक्टेड, वो कहता है कि इंफॉर्मेशन आइसोलेटेड नहीं देनी, कनेक्ट करनी है विद द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है। जैसे मैंने भी कहा, बताया आपको, शेल ने बताया कि जी ईवी प्रोडक्शन और ईवी सेल्स की वजह से मेरे ऑयल की फ्यूचर सेल्स कम होंगी, और उसकी वजह से जो मैंने IAS 36 के तहत इम्पेयरमेंट बुक की है, वो सस्टेनेबिलिटी डिस्क्लोजर में उसका क्रॉस रेफरेंस देगा, और वहाँ रेफरेंस देगा कि ये सस्टेनेबिलिटी रिस्क में जाके डिस्क्लोजर्स में देखें, ये इस वजह से इम्पेयरमेंट आई है मेरे पास। ठीक है जी, तो ये आपने, या जो मैं फ्यूचर की कैपेक्स की प्लानिंग कर रहा हूँ, जो फाइनेंशियल डिस्क्लोजर में मैंने कैपेक्स की कमिटमेंट्स दी हुई हैं, वो बिकॉज कि मैं गोइंग ग्रीन जाना चाह रहा हूँ, सस्टेनेबिलिटी की वजह से मैं ये काम कर रहा हूँ, तो ये आपने वहाँ पे लिंक करनी है इंफॉर्मेशन। दिस इज इम्पॉर्टेंट। अच्छा, अब आइए फिर इसमें कोर कंटेंट क्या है, आप क्या क्या इंफॉर्मेशन देंगे। पहले आप बताएंगे कि सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड चीज़ें, आपकी गवर्नेंस उसकी क्या है, बोर्ड की तरफ से कौन उसको देख रहा है, स्ट्रेटजी क्या बनाई हुई है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे होती है, इदारे की जो इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट के साथ सस्टेनेबिलिटी रिस्क कैसे आपके इंटीग्रेटेड है, उनकी रिस्क मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं, रिस्क आइडेंटिफिकेशन और मैनेजमेंट कैसे हो रही है, और फिर आपके मैट्रिक्स एंड टारगेट्स क्या हैं, अगर कोई आपने बनाए हैं, अगर आपने मैट्रिक्स बनाए हैं, टारगेट्स बनाए हैं कि जी मैं वाटर कंजम्पशन, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन अपनी ऐसे मॉनिटर करता हूँ, ठीक है, और मेरे टारगेट्स ये हैं कि अगले 5 साल, अगले 10 साल, अगले 15 साल में मैं ऐसे 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 इंप्रूव करूँगा, ठीक है, तो वो आप टारगेट्स बताएं कि वो आप कैसे मेजर कर रहे हैं, ये सारी कोर कंटेंट आपका ये होगा। फिर सोर्सेज ऑफ गाइडेंस, लोकेशन के डिस्क्लोजर्स, टाइमिंग ऑफ रिपोर्टिंग, ये सब कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन कैसे होगी, जो आज मैट्रिक यूज़ हो रहा है अगले साल भी वही यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं हो कि मैट्रिसेस एक चीज़ को पहले टन्स में कर रहे हैं तो फिर उसको किसी और लीटर्स में मेजर करना शुरू करते हैं, इस तरह के काम नहीं करेंगे आप। और अगर कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो फिर कंपेरेबल पिछले साल की इन्फॉर्मेशन को भी कंपैरिजन में चेंज करें, और स्टेटमेंट ऑफ कंप्लाइंस वगैरह देंगे, ये जनरल बातें हम पढ़ेंगे। फिर इसमें जजमेंट्स होती हैं, अनसर्टेनिटीज़ हैं, उसका बताएंगे कि आपने क्या जजमेंट्स कॉल की हैं। ये जो है स्टैंडर्ड आपको कहता है कि आप सिनेरियो एनालिसिस भी करें। फिर अगर आपके मल्टीपल प्रोबेबिलिटीज़ हैं, भाई अगर जैसे मैंने टिम्बर की एग्जांपल दी, आप जंगल से टिम्बर की सोर्सिंग करते हैं, ठीक है ना, तो वो टीक टिम्बर लेट से आप आता है, तो वो वाइल्ड फायर की वजह से क्या इम्पैक्ट आ सकता है आपके ऊपर। या फॉर एग्जांपल हम ये बात कर रहे हैं कि जी कोई ये जो कन्वर्जन हो रही है, मैं एग्जांपल दे रहा था आपको कि भाई आप एक ऑयल एंटिटी हैं और आप ईवी कन्वर्जन के प्रोसेस में जाना चाह रहे हैं, क्योंकि अदरवाइज़ आप सोच रहे हैं कि आपकी सेल्स इम्पैक्ट होंगी, कस्टमर्स प्रेफर करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वर्सेस दी नॉर्मल व्हीकल्स कंबस्टिबल इंजन वाले। तो अगर आपने टाइम पे वो कन्वर्जन नहीं की तो रेवेन्यू पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो ये जजमेंट है ना, ये एक प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। तो वो आपने जजमेंट्स, प्रोबेबिलिटीज़ कैसे वर्कआउट की हैं वो आप बताएंगे। और फिर क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंफॉर्मेशन अलॉन्ग विथ क्वांटिटेटिव, हर चीज़ शायद क्वांटिफाई आप ना भी कर सकें तो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक बताएंगे। फिर इसकी इफेक्टिव डेट, ये सारा S1 है। यानी S1 क्या है, फाउंडेशन बता रहा है कि सस्टेनेबिलिटी रिस्क्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ दोनों के बारे में आप क्या क्या बताएंगे, और कोर कंटेंट क्या होगा, और फिर इसके गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, वो सारी बातें हम करेंगे। फिर IFRS S2 क्या है, दिस इज ऑल अबाउट क्लाइमेट।
ये बताता है कि भाई क्लाइमेट से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन आपने डिस्क्लोज करनी है। यहाँ इनके कोर कंटेंट में तो वही अगर आप चीज़ें देख लें आ गई, गवर्नेंस बताएंगे, स्ट्रेटजी, रिस्क, वो कॉमन हो गया। फिर स्पेसिफिक बातें कि ग्रीन हाउस गैसेस की जो इमिशन है, ठीक है ना, वो इमिशंस आप कैसे मेजर कर रहे हैं, ठीक है, आपकी इंडस्ट्री स्पेसिफिक अपने मैट्रिसेस क्या हैं और आपने कोई टारगेट्स बनाए हैं कि आप क्लाइमेट रिलेटेड जो है ना आपके रिस्क क्या हैं और आप ये जो ग्रीन हाउस गैसेस की इमिशन कर रही हैं जो कि एनवायरनमेंट को डैमेज कर रही हैं, आज आपकी क्या है वो मेजर आप कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे, कितनी एक्यूरेटली मेजर कर रहे हैं और आगे फ्यूचर में उनको कैसे आप कम करेंगे, उसके कोई टारगेट बनाए हैं। अगर वो टारगेट बनाए हैं तो उससे रिलेटेड कोई इन्वेस्टमेंट भी हो रही होगी, कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगी, कोई एसेट इम्पेयरमेंट तो नहीं है, वो सारी बातें भी करेंगे। ये है S2 पूरा। तो मैं अगर S2 को थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूं यहाँ, फिर मैं S पे आता हूँ। यहाँ क्या करना है S2 में, डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन अबाउट एंटिटीज क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज। रिस्क भी है साथ साथ ही अपॉर्चुनिटी भी है। अगर आप इन्वायरमेंट फ्रेंडली पैकेजिंग ला रहे हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली काम कर रहे हैं, तो कस्टमर्स जो कॉन्शियस हैं अबाउट इट, आप वो रेवेन्यू और वो कस्टमर सेगमेंट भी टारगेट कर सकते हैं। या आप किसी नई लाइन ऑफ बिजनेस, जैसे आप ऑयल मार्केटिंग कंपनी, आप सोलर में जा रहे हैं लेट से, ठीक है ना, तो सोलर एक नया आपका डिवीजन बन गया। सोलर आप इंस्टॉल कर रहे हैं, सोलर से बनी हुई इलेक्ट्रिसिटी आप सेल कर रहे हैं, रूफटॉप सोलर इम्प्लीमेंटेशंस कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो एक अपॉर्चुनिटी भी है ना, एक नई लाइन ऑफ बिजनेस, उसके बारे में भी बताएं। दैट कुड रीजनली अफेक्ट एन एंटिटी, क्या क्या, उसकी कैश फ्लोज और एक्सेस टू फाइनेंस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो बातें बताएं जो कि एंटिटीज के प्रोस्पेक्ट्स को इंपैक्ट करती हैं, यानी कैश फ्लोज, एक्सेस टू फाइनेंस एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये जो 3 बातें, इनेबलिंग यूजर्स टू मेक इन्फॉर्म डिसीजंस, के उससे रिलेटेड क्या कर रहे हैं, जनरल बातें नहीं। ऑल दैट इंफॉर्मेशन दैट इम्पैक्ट्स एन एंटिटीज प्रोस्पेक्ट्स, इट्स कैश फ्लोज एंड इट्स एक्सेस टू फाइनेंस एंड इट्स कॉस्ट। क्लाइमेट रिलेटेड, ये एंटिटीज प्रोस्पेक्ट का जो वर्ड है ना, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। हर वो इंफॉर्मेशन जो एंटिटीज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, एंटिटी स्पेसिफिक, उसके प्रोस्पेक्ट्स को इंपैक्ट करेगी, वो बतानी है आपने। क्लाइमेट चेंज, ऑल एंटिटीज, हाउ शुड कंपनीज, डिफरेंट इंडस्ट्रीज, ये जनरल बात है। अच्छा मैं आ गया, ये बाद में हम डिटेल्स में करेंगे। क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है। फिजिकल रिस्क हैं क्लाइमेट के, यस, फ्लड्स की वजह से, फायर की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से, या आपके नेचुरली टेम्परेचर चेंजेस हो रही हैं, ठीक है, रेनफॉल बहुत बढ़ रही है, उसके फिजिकल और ट्रांजिशन रिस्क हैं कि अगर आप लो कार्बन इकोनॉमी की तरफ नहीं गए तो आपका क्या क्या नुकसान है, या जाते हुए क्या नुकसानात हो सकते हैं पॉसिबल व्हाइल यू आर गोइंग टुवर्ड्स दैट जर्नी, इफ़ यू आर स्लो इन दैट जर्नी। अपॉर्चुनिटीज़ क्या है कि पोटेंशियल नेगेटिव इम्पैक्ट के साथ अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं। क्लैरिफाई दैट क्लाइमेट में राइज फ्रॉम एंटिटीज एफर्ट्स टू मिटिगेट एंड अडॉप्ट टू क्लाइमेट चेंज। तो सिर्फ आपने रिस्क नहीं बताने, अपॉर्चुनिटीज़ से रिलेटेड बात भी करनी है, वो भी आप कर सकते हैं। ये भी S2 में कवर्ड है। जब हम स्पेसिफिकली बात करेंगे तो स्पेसिफिकली उन अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे डिस्क्लोज कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन आज कैसे कर रही हैं और स्टैंडर्ड क्या कहता है, ये सारी बात करेंगे। अच्छा फिर ये बात आता है, ये स्टैंडर्ड हमें फिजिकल रिस्क की बात करता है, ट्रांजिशन रिस्क की बात करता है, अपॉर्चुनिटीज़ कि आप फिर रिसोर्स एफिशिएंट बन जाएंगे, एनर्जी की प्रोडक्ट सर्विसेज क्या क्या चीज़ें ला रहे हैं आप, उनकी इन्फॉर्मेशन आप दें, तो हम ये फिर डिटेल में बातें उस वक्त करेंगे। ट्रांजिशन रिस्क ये है कि हो सकता है कि गवर्नमेंट किसी पॉइंट इन टाइम पे कह दे कि जी ये कार्बन टैक्स लगा दे, कि अब जो इदारे अपनी इमिशंस कंट्रोल नहीं कर रहे, जैसे दुनिया में है एयरपोर्ट्स पे जो एयरलाइन एक सर्टन से ज़्यादा इमिशंस करती हैं, उनको एक सर्टन कार्बन टैक्स पे करने पड़ते हैं, सर्टन अलाउ है, उससे ज़्यादा है नहीं। अगर आपके बहुत पुराने जहाज़ हैं, फ्यूल इनएफिशिएंट जहाज़ हैं जो क्लाइमेट को ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं, उस पर कार्बन टैक्स देते हैं आप। तो दुनिया में ये इस तरह के रिस्क आ गए हैं, लीगल रिस्क है ना ये। इफ़ यू डू नॉट ट्रांजिशन टू मोर एफिशिएंट एंड environment efficient fuels, then you will pay a more cost. This is a legal risk now, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल रिस्क है आपके ऊपर, नेचुरली रेपुटेशनल रिस्क है कि इफ़ यू आर कंसीडर्ड एज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ डैमेजिंग द इन्वायरमेंट टू मच, जो बहुत ज़्यादा वाटर को पॉल्यूट कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रहे हैं, और आप बदनाम हो गए, तो नेचुरली उसका आपके ब्रांड पे इम्पैक्ट आएगा और अल्टीमेटली आपके कैश फ्लोज और सेल्स पे इम्पैक्ट आएगा। तो ये ट्रांजिशन रिस्क, फिजिकल रिस्क और अपॉर्चुनिटीज़, इनकी इंफॉर्मेशन देनी है।
फिर ग्रीन हाउस इमिशंस क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, ये मैं सिर्फ आपको विंडो ओपन कर रहा हूँ, डिटेल में पढ़ेंगे। स्कोप 1 इमिशंस वो जो कि डायरेक्टली आप खुद कर रहे हैं इमिट अपनी फैक्ट्री से, अपने इदारे की फिजिकल प्रेमिसेस से। स्कोप 2 इमिशंस वो हैं जो कि बिजली आप परचेज कर रहे हैं या गैस ले रहे हैं, बिजली और जो HVAC आपका हीटिंग वेंटिलेशन सिस्टम है उसके लिए जितनी बिजली यूज़ हो रही है वो जिस सोर्स से आ रही है वो सोर्स कितना इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहा है। तो इफेक्टिवली वो बिजली कंज्यूम करके आप ही तो इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहे हैं भाई। ये स्कोप 2 इमिशन है आपकी। आपके इलेक्ट्रिक से बिजली ले रहे हैं फैक्ट्री के लिए, तो के इलेक्ट्रिक अगर डीजल के फर्न से चला रहा है और जनाब वो जो है ना वो उसके जो बिजली का कारखाना है, जितने यूनिट्स आपने कंज्यूम किए उतना उसके कारखाने ने एनवायरनमेंट को डैमेज किया, बिजली बनाने वाली कंपनी ने, वो भी आप ही की स्कोप 2 इमिशन कहलाएगी। वो आप ही की इमिशन है, वो आप ही की वजह से है, ठीक है। अकर एट द फैसिलिटी वेयर इलेक्ट्रिसिटी। और स्कोप 3 वो है जो आपने सप्लायर से प्रोडक्ट ली या आपकी प्रोडक्ट की वजह से कस्टमर ने वो यूज़ की, उसकी वजह से क्या अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम इमिशंस आपकी वजह से क्या हुई। ये स्कोप 3 है जो सबसे मुश्किल है टू आइडेंटिफाई एंड कैलकुलेट एंड क्लासिफाई, दे आर द मोस्ट डिफ़िकल्ट। स्कोप 3 इसीलिए स्कोप 3 इमिशंस के लिए SECP ने भी आपको 1 साल की और छूट दी है until you develop systems to manage and monitor those scope 3 emissions. Scope 1 and Scope 2 emissions are relatively easy to monitor. इसके कैलकुलेशन मैट्रिसेस हैं जिसके थ्रू आप कैलकुलेट कर लेते हैं कि मैंने इतनी बिजली यूज़ की तो पर किलोवाट इतनी जो है ना। अगर तो वैसे ही सोलर के थ्रू है तो कम है। अगर आप लेट से जनाब आप भले गैस या जो है वो उसके थ्रू कर रहे हैं जनरेट, क्या कहते हैं, फर्नेस ऑयल वगैरह के थ्रू प्लांट्स अगर चल रहे हैं, तो जो फिर बिजली वो कंज्यूम कर रहे हैं आप, उसकी वजह से जितनी इमिशन उस कारखाने में हुई उसके ज़िम्मेदार भी आप हैं। वो आप रिपोर्ट करेंगे कि वो मेरी स्कोप 2 इमिशंस है, ये रिपोर्टिंग में आप बताएंगे। अप स्ट्रीम एक्टिविटीज़ क्या है कि जो गुड्स आपने परचेज़ की, कैपिटल गुड्स कैपेक्स किया। अप स्ट्रीम ट्रांसपोर्टेशन, सामान सप्लायर की तरफ से आपके आया तो जो ट्रक पे आया उस ट्रक ने जनाब कितनी बिजली अपना ये पेट्रोल और डीजल जनरेट करके कितना एनवायरनमेंट को कंबर्सन करके कितना डैमेज किया, वेस्ट कितना जनरेट हुआ, बिजनेस ट्रैवल आपने और आपके एम्प्लॉयज़ ने कितना किया, ये अप स्ट्रीम एक्टिविटीज़ में आएगा, ठीक है। आपके एम्प्लॉयज़ जो है ना दुनिया में घूम रहे हैं, गाड़ियाँ चला रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो आप बिज़नेस ट्रैवल जितना आपका है और आप एम्प्लॉयज़ को घर से बुला रहे हैं और वो घर से आ रहे हैं और घर वापस जा रहे हैं शाम को, शारा फैसल ब्लॉक है तो उसमें जितना धुआं निकल रहा है वो आपके बिज़नेस की वजह से है, वो भी आप बताएं। इतना डिटेल में ये बात है स्कोप 3। डाउन स्ट्रीम में कि आपने उठाई और आप जनाब सीमेंट बनाते हैं और आपने सीमेंट की बोरियां अपनी फैक्ट्री से निकाली और जाके डिस्ट्रीब्यूटर पे रखी या कस्टमर की प्रेमिसेस पे, तो जो ट्रक ले गया उसने कितनी इमिशंस की, ठीक है। और आपकी प्रोडक्ट की सोल्ड प्रोसेसिंग हुई, ट्रीटमेंट हुई, डाउन स्ट्रीम एसेट्स आपने कोई लीज़ किए हुए हैं वगैरह वगैरह, कोई फ्रेंचाइज़ है आपका, आप KFC हैं और आपने 10 फ्रेंचाइज़ दी हुई हैं और वो फ्रेंचाइज़ कितनी बिजली और इमिशंस कर रहे हैं, तो वो भी आप ही की स्कोप 3 इमिशंस कहलाएंगी, वो आप बताएंगे। लेकिन स्पेशली अंडर दी हेड कि मेरी स्कोप 3 है। स्कोप 1 इमिशन मेरी ये हैं जो डायरेक्टली मेरी प्रेमिसेस से हो रही हैं। स्कोप 2 में बिजली की परचेज एंड यानी यूटिलिटीज़ की परचेज से और कंजम्पशन से रिलेटेड आ गई। और स्कोप 3 ऑल अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम इमिशंस, ये बातें। फिर इसके सोर्सेज हैं, स्टेशनरी कंबंशन होती है, मोबाइल कंबंशन होती है, प्रोसेस इमिशंस होती हैं, फ्यूजिटिव इमिशंस होती हैं जो लीकेजेस हो रही होती हैं पाइप साइप से। जिस हद तक पॉसिबल हो आप इन सबको मॉनिटर करेंगे और इनको, इसीलिए यहाँ जजमेंट्स भी आएंगी। बाद औकात आपके पास हर जगह मीटर्स नहीं लगे हुए होते, तो आप स्टैंडर्ड कन्वर्जन प्रोसेसेस करते हैं कि अच्छा मैंने इतनी बिजली कंज्यूम की और पीछे जो कि इलेक्ट्रिक है अगर उसकी मेजर गैस बेस्ड प्लांट्स हैं या उसके डीजल बेस्ड प्लांट्स हैं तो अप्रॉक्सीमेटली इतने 1 किलोवाट पे इतनी इमिशंस हो जाती हैं, तो मैंने इतने 100 या 1000 किलोवाट किए तो इतनी जनरेशन हो गई, इतनी इमिशंस हो गई, तो एक एस्टिमेट्स करेंगे। इसीलिए S1 कहता है कि आप ये बताएंगे जो मैम बात कर रहे थे, S1 में था ना एक ये चीज़, क्या था, जजमेंट्स एंड अनसर्टेनिटी, वो यहाँ आएंगी, मेजरमेंट में आएंगी जजमेंट्स कि क्या जजमेंट्स कर रहे हैं। हर जगह आपने मेजर थोड़ी कर रही, हर इमिशंस जहाँ से हो रही है वहाँ कोई मीटर थोड़ी लगा हुआ कि इमिशंस को कहे कि इतनी CO2 इमिट हो गई,
इतने कार्बन डाइऑक्साइड इमिट हो गई। तो आप क्या करेंगे, आप जजमेंट्स करेंगे, कोई कैलकुलेशंस करेंगे, वो इन्फॉर्मेशन देनी है आपने। ठीक हो गया, ये तो मैंने जनरल बातें कर ली आपसे। फिर आ गया SASB के स्टैंडर्ड्स। SASB के ये स्टैंडर्ड 77 टोटल हैं हमारे सिलेबस में। SASB के ये 12 स्टैंडर्ड्स हैं। कंज्यूमर गुड्स से रिलेटेड अपैरल एक्सेसरीज एक इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है, ई कॉमर्स इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, आयरन स्टील प्रोड्यूसर्स का, कमर्शियल बैंक्स का एक स्टैंडर्ड है हमने सिलेबस में, यानी मुख्तलिफ कैटेगरीज से इंडस्ट्री उठा के उन्होंने डाली है एज एन एग्जाम्पल। एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर में बायोटेक कंपनीज एंड फार्मास्यूटिकल कंपनीज का स्टैंडर्ड है, इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज़ कंपनीज एंड पावर जनरेटर्स का स्टैंडर्ड है, केमिकल्स में रिसोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में केमिकल्स है, सर्विसेज में प्रोफेशनल एंड कमर्शियल सर्विसेज का स्टैंडर्ड है, टेलीकॉम सर्विसेज हैं एंड ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्टेशन में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ये 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्टैंडर्ड्स ये आपके SASB के आउट ऑफ द 77 आपके सिलेबस का हिस्सा हैं, जिन्हें हम पढ़ेंगे, जिनकी एक स्टैंडर्ड कंपोजिशन है। मैं दिखा देता हूँ आपको, इस तरीके से ये स्टैंडर्ड है। ICAP ने एक पूरी बुकलेट भी शामिल की है जिसमें इनकी समरी ऑफ ईच 77 स्टैंडर्ड उन्होंने छापी है। उन्होंने वहीं से कॉपी करके, छापी का मतलब उन्होंने कॉपी करके पेस्ट की है फॉर द ईज ऑफ द मेंबर्स, ताकि वो उसको देखें। अब जैसे ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन है, ठीक है, ये मैं स्टैंडर्ड मेरे पास है भी, मैं आपको ओरिजिनल स्टैंडर्ड भी दिखाता हूँ, लेकिन ये उसकी एक समरी भी आपको दिखा रहा हूँ। वो कहता है आप ग्रीन हाउस इमिशंस के बारे में क्या क्या बताएं। ये एक इंडस्ट्री का, ये हर इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड यही है। वो बताता है कौन सा मैट्रिक हो, ये क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन है, ये डिस्कशन की बात करेंगे, और इस तरीके से यूनिट ऑफ मेजर आपका ये होगा। बड़ा स्पेसिफिक SASB ने इंडस्ट्री वाइज के क्या डिस्क्लोज करें, वो क्वांटिटेटिव क्या करें, क्वालिटेटिव क्या करें, और यूनिट ऑफ मेजरमेंट आपका क्या होगा, वो उसने बताया है इंडस्ट्री वाइड। इसमें वो कहता है ग्रॉस स्कोप 1 इमिशंस बताएं, परसेंटेज मीथेन, परसेंटेज, अब आप गैस, ऑयल एंड गैस एंटिटी हैं, एक्सप्लोरेशन कर रही हैं, तो कितनी मीथेन की इमिशंस हुई, और इमिशंस लिमिटिंग रेगुलेशन है हर इंडस्ट्री की, उसके तहत वो परसेंटेज कितनी हुई, ये क्वांटिटेटिव बताएं। मैट्रिक टन CO2 इक्विवेलेंट में डिफरेंट गैसेस को कन्वर्ट करते हैं, फिर नाइट्रोजन भी है, सल्फर भी है, हर एक का नहीं, फिर उनको इक्विवेलेंट कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इक्विवेलेंट में, ई का मतलब इक्विवेलेंट में आप सब बताएंगे, सारी इमिशंस मिला के इतना CO2 इफेक्टिवली हमने इमिट किया, इक्विवेलेंट CO2। फिर आप ये भी क्वांटिटेटिव, अमाउंट ऑफ ग्रॉस ग्लोबल स्कोप 1 इमिशंस फ्रॉम फ्लेयर्ड हाइड्रोकार्बन। अब हर इंडस्ट्री की डिफरेंट है, वहाँ पे क्या होता है, वो फ्लेयर चल रहा होता है ऑयल एंड गैस में, फ्लेयर्ड हाइड्रोकार्बन्स, दूसरी कंबंसन कितनी है, प्रोसेस इमिशंस कितनी है, फ्यूजिटिव वो होती हैं जो कि पाइप से लीक हो रही हैं, उनके एक अप्रॉक्सीमेट इमिशंस क्या हैं, उनका क्वांटिटेटिव ये बताएं। फिर डिस्कशन करें ऑन लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी टू मैनेज स्कोप 1 इमिशंस। रिडक्शन टारगेट्स आपके क्या हैं, कितने टारगेट्स, आप कैसे इसको रिड्यूस करेंगे ओवर अ पीरियड, और आपकी परफॉर्मेंस अगेंस्ट द टारगेट्स क्या है, ये डिस्कशन एंड एनालिसिस पार्ट है, ये आप बताएंगे। SASB स्टैंडर्ड कह रहा है एक क्लाइमेट स्टैंडर्ड के तहत आप ये बातें इंडस्ट्री स्पेसिफिक ये बातें करेंगे। एयर क्वालिटी में आप बताएंगे कि आपने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर, ये वाली आपने कितनी एयर क्वालिटी को इम्पैक्ट किया, ये अलग बताएंगे। वाटर मैनेजमेंट के बारे में आप बताएंगे, एग्जांपल दे रहा हूँ, एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, फिर इसका डिस्क्लोजर की वो भी देखेंगे। टोटल कितना वाटर आपने विड्रॉ किया ज़मीन से या आपने लेक से, रिवर से, टोटल वाटर कंज्यूम कितना किया, यानी आप इन्वायरमेंट से कितना वाटर ले रहे हैं, कितना कंज्यूम कर रहे हैं, और कितना स्पेशली उन रीजन से ले रहे हैं जो कि हाईली एक्सट्रीमली बेसलाइन वाटर स्ट्रेस एरियाज हैं। अब लोगों को पानी पीने को नहीं मिल रहा और आप एज एन इंडस्ट्री तबाह कर रहे हैं। पता चले ना लोगों को, डिस्क्लोजर से यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल जो है इंफॉर्मेशन है, इन्वेस्टर्स को पता चले ना कि जी एक वेटरी वाटर स्कार्स रीजन है, और वहाँ से पता चला कि भाई ये ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन एंटिटी इतना ज़मीन से पानी लेती है और इतना जो है ना वो यूज़ करके ज़ाया कर देती है, ठीक है, और लोगों को वहाँ पे पड़ोस में जो विलेजेस हैं उनको पानी नहीं मिल रहा, ठीक है। तो ये आप इंफॉर्मेशन देना क्वांटिटेटिव, कितना 1000 क्यूबिक मीटर्स में आपने वाटर विड्रॉ किया और कितना कंज्यूम किया, फिर कितना ज़ाया कर दिया आपने, विड्रॉ करके ज़ाया भी कर दिया, कंज्यूम भी नहीं किया, बस ज़ाया हो गया।
और कितनी परसेंटेज उन रीजन्स की है इसमें जिसमें हाई स्ट्रेस है। ऐसे ही वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड एंड फ्लो बैक गारंटी, डिस्चार्ज, इंजेक्टेड, रिसाइकल्ड, ये सारी क्वांटिटेटिव है, मैं मजीद डिटेल में नहीं जा रहा, जब स्पेसिफिक स्टैंडर्ड पढ़ेंगे तो उसमें बताऊंगा। फिर ये हाइड्रोलिकली फ्रैक्चर्ड वेल्स होते हैं कुछ, ये इंडस्ट्री स्पेसिफिक है, ये कुछ जगहों पे ये बंद है, ये इस तरह के वेल्स हाइड्रोलिकली फ्रैक्चर्ड वेल्स आप नहीं कर सकते, लेकिन कुछ वो क्या क्या है उनकी इसकी ये वेल्स जो है ना लेस कॉस्टली होते हैं, हाइड्रोलिकली फ्रैक्चर्ड होते हैं, इनकी इंफॉर्मेशन के उससे कितने केमिकल्स हुए हैं वगैरह वगैरह, ये हम फिर स्पेसिफिक बातें करेंगे। बायोडाइवर्सिटी के क्या इम्पैक्ट्स हैं, ठीक है, सिक्योरिटी एंड ह्यूमन राइट्स की बातें आप बताएं, ये वाली इंफॉर्मेशन भी दें। तो मेजर अबाउट क्लाइमेट है, लेकिन इसके बाद अदर देन क्लाइमेट ESG के और एरियाज भी इन स्टैंडर्ड्स में आप बताएं कि आपने ह्यूमन राइट के हिसाब से प्रोबेबल लैंड के कितने परसेंटेज ऑफ प्रूवन एंड प्रोबेबल रिजर्व्स क्या हैं आपके, ये जो ऑयल एंड गैस के, अच्छा इंडिजीनियस लोगों के इंडिजीनियस लैंड में कितने हैं, डिस्कशन ऑफ ए प्रोसेस के ड्यू डिलीजेंस कितनी कर रहे हैं कि लोगों के इंडिजीनियस जो लोग हैं, जैसे हम यहाँ कहते हैं ना कि जी बलूचिस्तान से सुई है, अब सुई के लोकल लोगों को क्या मिला, इंडिजीनियस राइट्स, ह्यूमन राइट्स वहाँ पे क्या हैं, ठीक है ना, आपने कितने फॉलो किए हैं वो, ये बातें बताएं ना, आप डिस्कस करें ना यहाँ कि भाई लोकल कम्युनिटी को आपने उनसे उनके लोकल जगहों से क्या चीज़ें ली, और पता चले जी जो है कादरपुर फील्ड है, तो कादरपुर फील्ड के साथ आपने जो बहुत बड़ी फील्ड है वहाँ पे इंडिजीनियस लोगों की अगर लैंड है, अगर वहाँ से हम कुछ कर रहे हैं वो कोई इम्पेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, वहाँ ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन क्या है, ये बातें बताएं आपके, उनको कितना रिस्पेक्ट कर रहे हैं, लोकल कम्युनिटी को कोई एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, उनके बेनिफिट के लिए कुछ काम कर रहे हैं जहाँ से आप चल रहे हैं, क्योंकि अदरवाइज़ वो कम्युनिटीज़ एलिनेट होंगी, लॉ की नॉन कंप्लायंस होगी, वो भी आपको बैड रेपुटेशन होगी, आपको इम्पैक्ट करेगी। कम्युनिटी रिलेशन के बारे में भी बताएं। वर्क फोर्स हेल्थ एंड सेफ्टी में आप क्या कर रहे हैं, कितने इंसिडेंट्स हुए हैं आपके, ठीक है। रिजर्व्स, अच्छा ये कुछ हद तक तो ऑर्गेनाइजेशंस अपनी इंडस्ट्रीज़ करती हैं कि जी मेरे इतने जो है ना सेफ्टी के इंसिडेंट्स हुए, इतने नियर फैटल थे, इतने नियर मिस थे, लेकिन इसको उन्होंने और मज़ीद आपके एम्प्लॉयज़ डायरेक्ट एम्प्लॉयज़ से कितने हैं और बाकी कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ के कितने हैं वगैरह वगैरह। और फिर ये ऑयल एंड गैस स्पेसिफिक रिजर्व वैल्यूएशन, कैपिटल एक्सपेंडिचर आप क्या कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जीज़ में आप कुछ काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, इस तरह की बातें हैं। तो ये एक इंडस्ट्री की मैंने आपको एक झलक दी है, ऐसी 12 इंडस्ट्रीज़ हैं, टिपिकल यही है इन्वायरमेंट, फिर उसके बाद वही कि भाई लोकल कम्युनिटी अगर कोई इम्पेक्ट हो रही है, और ह्यूमन रिसोर्स, वाटर मैनेजमेंट इसी के गिर्द घूमते हैं, किसी में थोड़ी इंडस्ट्री स्पेसिफिक चीज़ें ज़्यादा हैं, किसी में थोड़ी कम है, बट ओवरऑल इसका कंपोजिशन यही है। ये SASB के स्टैंडर्ड्स ये भी हम पढ़ेंगे, 12 हमारे सिलेबस में आ गए। तो मैं ऊपर चला गया, IFRS S1 ये हमारा पहला एरिया, ये दूसरे में S2 F और सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड, अंडरस्टैंड एंड अप्लाई द प्रिंसिपल्स ऑफ SASB, स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड्स और उनके मैट्रिसेस हमें समझने हैं, और उसमें भी बहुत डिटेल में कोई कैलकुलेशन वगैरह नहीं आएगी, लेकिन एक जनरल अंडरस्टैंडिंग हो कि वो आपसे पूछेगा, जैसे कि मॉडल पेपर में भी है कि इस अपैरल इंडस्ट्री है लेट से, तो इसमें ये चीज़ें आपने कैसे डिस्क्लोज करनी है, इसके बारे में क्या क्या बताना है, तो वो हम पूरी अंडरस्टैंडिंग लेंगे और क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की भी बातें देखेंगे। अच्छा अब आ जाए लाइक कराची, यस बिल्कुल आर्यन। अच्छा अब आइए नो सस्टेनेबिलिटी इज ऑल्सो रिलेटेड टू सर्विस इंडस्ट्री है, सर्विस इंडस्ट्री भी जहाँ से जो है ना वो सर्विस प्रोवाइड कर रही है, हाँ उस पर रिलेटिवली इन्वायरमेंट के इम्पैक्ट कम होंगे, सोशल बातें वो भी करेंगे, सर्विस इंडस्ट्री भी कंप्यूटर्स लैपटॉप्स यूज़ करती है, ठीक है ना, उसके रिलेटिव इन्वायरमेंट इम्पैक्ट कम है, लेकिन वो भी बताएंगे कि वो क्या करें, उसके भी एम्प्लॉयज़ बहुत ट्रैवल करते हैं। स्कोप 3 इमिशन सर्विस इंडस्ट्री की अच्छी खासी होती हैं, स्कोप 2 भी होती हैं, बड़ा दफ्तर लिया हुआ है, वो बिजली कहाँ से परचेज कर रहे हैं, तो स्कोप 2 और स्कोप 3 इमिशन तो सर्विस और ट्रेडिंग इंडस्ट्रीज़ की भी हैं, स्कोप 1 रिलेटेडली बहुत कम होती हैं। तो इमिशंस की इंफॉर्मेशन और चीज़ें तो सब ने देनी है, इसीलिए आपने देखा कि SASB स्टैंडर्ड्स जो हमारे सिलेबस में है उसमें सर्विस रिलेटेड स्टैंडर्ड्स भी हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। कहाँ गया ये डिटेल्स थे, इधर था ना, ये देखें ना, सर्विस की भी इंडस्ट्री की पढ़ेंगे,
ये किधर गई सर्विस, प्रोफेशनल एंड कमर्शियल सर्विसेज, इसका स्टैंडर्ड भी हम पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या आएगा। तो जब हम स्टैंडर्ड पढ़ेंगे तो उसमें आपको पूरा फिर ब्रीफ भी करेंगे। तो ये हो गए जनाब, यहाँ पे हम वापस आ गए, ये ग्रेड 1, ग्रेड 2 क्लाइमेट और SASB स्टैंडर्ड्स, ये ग्रेड 2 हो गया। अब आ गया ग्रेड 3। ग्रेड 3 में आइजा 5000 जनरल रिक्वायरमेंट्स फॉर सस्टेनेबिलिटी एश्योरेंस एंगेजमेंट, ये नवंबर 2024 में रिलेटिव आया है। फिर इथिक्स ओनली रिलेटेड टू वो चेंजेस जो सस्टेनेबिलिटी एश्योरेंस से रिलेटेड कौन कौन सी इथिकल चीज़ें हैं जो आप फॉलो करेंगे जब आप सस्टेनेबिलिटी, जैसे फॉर एग्जांपल जनरल प्रिंसिपल्स ही हैं लेकिन मोर स्पेसिफिक डिटेल्स में कि जी अगर सस्टेनेबिलिटी कोई इन्फॉर्मेशन है और आपके अंदर सलाहियत ही नहीं है उसको अश्योर करने की, तो फिर आपको अश्योरेंस लेनी नहीं चाहिए। वो आपको पहले सस्टेनेबिलिटी अश्योरेंस करने के लिए सस्टेनेबिलिटी की इंफॉर्मेशन की, इंडस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आप कैसे अपने आप को और अपने स्टाफ को इस पर ट्रेन कर रहे हैं। फिर अगर कोई आप पे प्रेशर आ रहा है इससे रिलेटेड के, क्योंकि जजमेंट्स इसमें एरर बहुत होती हैं, तो वो जजमेंट अगर आपको ठीक लग रही है तो कैसे है, नहीं ठीक लग रही तो क्या करेंगे, एक्सपर्ट का यूज़ कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, ओवरऑल जिम्मेदारी आप ही की रहेगी। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स वही हैं लेकिन उन्होंने सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड चीज़ों को स्पेसिफिकली और एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ पे कोड ऑफ एथिक्स में और ये एश्योरेंस स्टैंडर्ड में। तो ये हमारा ग्रिड का पार्ट सी है जो कि 25 to 35% है। दैट ओके? ये हम आपको बताते हैं अब्दुल मुईज़ के क्लासेस कैसे होंगी, डोंट वरी, स्टे विद अस हियर। तो अच्छा, अब ये हो गया, ये आइजा आ गया। अभी इसके बाद यही बात करनी है हम कि क्लासेस कैसे होंगी। ये एश्योरेंस स्टैंडर्ड है और ये एथिक्स की चीज़ें, ये भी बहुत आसान है और आप समझें कि ये है हमारा 25 to 35% सिलेबस ग्रेड सी। फिर दोबारा देख लेते हैं अपनी मॉडल पेपर को, इसको सेक्शन A S1 30 to 40%, मॉडल पेपर में 39, आई एक्सपेक्ट 35% एटलीस्ट एग्जाम में इस पे आएंगे। और S2 एंड SASB 30 to 40% और ये 25 to 30% इथिक्स और वो यूं ब्रेकअप है। और इसमें IFRS S2 और SASB के 12 स्टैंडर्ड्स जिनका हमने जिक्र किया, ये है आपका सिलेबस। अब आइए कि सर ये पढ़ना पढ़ाना कैसे होगा, तो ये है 6 स्टेप फॉर्मूला इंशाल्लाह, और डिटेल्ड बट आसान तरीके से। मुझे पता है ये एरिया आपके लिए क्या सबके लिए नया है, ये जितना आपके लिए नया है फर्म्स के पार्टनर्स के लिए भी उतना नया है। तो जब हमने लेट से हम मारी में गए और मारी वालों को जब हमने S1 S2 ऑयल एंड गैस मेन एंटिटी है उनको जब बातें की तो वहाँ भी बड़ी बेसिक से बातें की, ठीक है। तो ये बिल्कुल जितना आपके लिए नया है ऐसे ही आपके पार्टनर्स के लिए भी नया है। तो हम डिटेल्ड येट इजी लेक्चर्स के थ्रू हम इंशाल्लाह इनको कवर करेंगे टिपिकल, और ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे जो आपको मिलेंगे, और वंस इन अ वीक यहाँ पे लाइव क्लास भी होगी ऑन संडे, ठीक है जी। और उसमें Q&A सेशन भी होगा, तो वो आपको वंस इन अ वीक वी विल आल्सो इंटरेक्ट विद ईच अदर, और वो भी होगा। और कोशिश करेंगे कि हम जो लेक्चर्स कर भी रहे हैं वो शायद आपको कुछ रिकॉर्डेड देंगे और कुछ लाइव, यानी हाइब्रिड चलेगा ये। दिस विल बी हाइब्रिड ऑफ, आप यूं कहें, लाइव प्लस रिकॉर्डेड। एक बात ये हो गई। कुछ शरारती सेक्शंस हैं नेचुरली, जैसे अभी हमने बात की स्कोप 2 स्कोप 3, ठीक है, तो हम उनको अच्छे तरीके से वो करेंगे। इसमें मैं एक चीज़ यहाँ ऐड कर रहा हूँ स्पेशली फॉर दिस सब्जेक्ट इज MCQ। हर टॉपिक के बाद, जैसे S1 के हम आपको 100 सवा 100 और उसके छोटे छोटे मिला के MCQs के थ्रू उसके कॉन्सेप्ट्स को पक्का कराएंगे। उसका फ़ायदा ये हो जाता है क्योंकि नया टॉपिक है ना बिल्कुल ही, जैसे फिर भी आपने रिपोर्टिंग का कुछ हिस्सा पढ़ा हुआ है, उसकी एडवांस लेवल यहाँ पढ़ रहे हैं। आपने BFD का कुछ हिस्सा आपने MFA में और नीचे पढ़ा हुआ है ना NPV IRR, तो यहाँ जब हम स्टार्ट करते हैं तो बिल्कुल नया नहीं लगता आपको। तो ऐसे ही हमारी कोशिश ये होगी कि हम इसको इस तरीके से कवर करें कि पहले MCQs और फिर रेफरेंस, आपको हर टॉपिक की ड्राफ्टिंग जिनी उसका एक एक टॉपिक की हम क्वेश्चन और ड्राफ्ट, और हम बहुत सारे मॉडल क्वेश्चंस करवाएंगे और आपसे ड्राफ्टिंग
की प्रैक्टिस कराएंगे। एंड ऑफ कोर्स देयर विल बी व्हाट्सएप सपोर्ट 24/7 का ये मतलब नहीं है भाई कि रात को 3 बजे 4 बजे आप मैसेज करेंगे, मतलब ये कि वी विल बी अवेलेबल व्हाट्सएप पे। और इंशाल्लाह क्लासेस के साथ साथ व्हाट्सएप सपोर्ट भी होगी और लाइव क्लासेस में Q&A सेशन भी होगा जैसे अभी हो रहा है, और रेगुलर टेस्ट भी होंगे। ठीक है जी, ये है 6 स्टेप फार्मूला। आपने क्या करना है, कंसिस्टेंट टाइम टेबल इंशाल्लाह होगा, संडे को तो डेफिनेटली होगा, जो भी हम टाइम टेबल अभी आपसे शेयर कर लेंगे ग्रुप में। और आपने पूरा महीना और टिल एग्ज़ाम लीव सब पढ़ना है। ऐसा नहीं करना आपने कि सब चीज़ें आखिर में रखें आप, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ जनरल बातें हैं जो आपकी CFAP रिलेटेड हैं, मुझे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। यू नो दिस दैट स्मॉल थिंग्स बिग इम्पैक्ट, कंसिस्टेंट पढ़ना है और फोकस रखना है। अब बताइए किसका सवाल है तो हम इसको क्लोज़ करें, फिर हमारा CFAP 4 स्ट्रेटजिक बिजनेस फाइनेंस की भी ओरिएंटेशन हम अब स्टार्ट करेंगे। स्टैंडर्ड सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स अप्लाई करने के लिए कोई आपकी वो नहीं है, क्वालिफ़िकेशन रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आप कंपनी जिस कंपनी पे एप्लीकेबल है उस कंपनी को करनी है, और नेचुरली उस कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट को ही करनी है। कुछ ज्यूरिस्डिक्शन में उन्होंने स्पेसिफिक कोर्स रखा है, जैसे फ्रांस में हमारे जो IFAC प्रेसिडेंट हैं फ्रेंच, जो बता रहे थे कि 90 आवर्स का उसने कोर्स किया है सस्टेनेबिलिटी का, अश्योरेंस का, कि प्रैक्टिशनर्स के लिए उन्होंने रिक्वायरमेंट्स डाली हैं कि प्रैक्टिशनर का ये कोर्स होगा तो फिर जाके वो अश्योरेंस कर सकता है, उसको खुद तो पता हो सस्टेनेबिलिटी है क्या, वो अश्योर जाके क्या करेगा। हमारे यहाँ भी कोई ऐसी चीज़ लॉ में नहीं है, तो हमारी ऑडिट फर्म्स अश्योरेंस कर सकती हैं, लेकिन उनको खुद कोड ऑफ एथिक्स के अंदर देखना है कि उनके अंदर और उनकी सलाहियत है अश्योरेंस करने की या नहीं है। कुछ दुनिया की ज्यूरिस्डिक्शंस ने अश्योरेंस के लिए सर्टेन सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट रखी है, लेकिन अदरवाइज अश्योरेंस स्टैंडर्ड, मज़ेदार बात है बाद में बताऊंगा आपको, कि प्रोफेशन एग्नोस्टिक भी कर दिया। इवन नॉन अकाउंटेंट्स ऑडिटर्स भी उसकी, अगर उनको अंदर सलाहियत है तो वो उसकी अश्योरेंस दे सकते हैं, जैसे ISO ऑडिटर्स होते हैं। हाँ, आप गुड क्वेश्चन ये कि सर हम ये पढ़ेंगे कहाँ से। अभी तो कोई किताब नहीं है बच्चे अब्दुर्रहमान, अभी तो हम आपको ये सारा मटेरियल खुद देंगे, और उसी से फिर अल्टीमेटली शायद जब ये टीचर्स के मटेरियल से ICAP भी बना रहे हैं अपनी स्टडी टेक्स्ट, जब तक आ जाएगी, लेकिन इसमें स्टैंडर्ड्स हैं S1 S2 SASB के स्टैंडर्ड्स देंगे, ICAP की आपको वो देंगे, ये आपका रेफरेंस मटेरियल हो गया। मॉडल पेपर है, मॉडल सोल्यूशन है, फिर हम स्लाइड डेक देंगे हर स्टैंडर्ड का आपको, जिसमें पूरा स्टैंडर्ड समराइज होगा और प्रैक्टिस, तो वो आपकी समरीज होंगी, वो आपकी सॉर्ट ऑफ स्टडी टेक्स्ट बन जाएगी जो हम स्टडी मटेरियल आपको देंगे। ठीक है, और जब हम ये क्लास करते जाएंगे तो उसकी वो रेफरेंस आपको स्लाइड डेक्स हम देते जाएंगे, एक्सप्लेन भी करते जाएंगे और देते भी जाएंगे इंशाल्लाह। ये सारी बातें आर्यान फिर हम डिस्कस करेंगे जब हम सिलेबस स्टार्ट करेंगे। कौन सी कैपिटलाइजेशन के पर्सपेक्टिव्स वही हैं जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के थ्रेशोल्ड हैं, वही थ्रेशोल्ड यहाँ हैं। तो अकाउंटिंग कोई या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सस्टेनेबिलिटी की वजह से चेंज नहीं हो रही। जो कैपिटलाइजेशन की बातें थ्रेशोल्ड्स प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के स्टैंडर्ड के अंदर है, वही फॉलो यहाँ भी होंगी। इसमें समझें कि आप S1 में पूरा पढ़ाऊँगा, ठीक है, और S2 भी, और SASB के स्टैंडर्ड्स को या मैं कर लूँगा या एक आध स्टैंडर्ड्स में कुछ मैं पढ़ा दूँगा, कुछ आसान सा पढ़ाएंगे। अश्योरेंस एंड एथिक्स का सेक्शन आपको आसान सा पढ़ाएंगे, लेकिन हम इंटरचेंजेबली रहेंगे साथ और हम मिलके ये करेंगे। लेकिन इनिशियल सारा S1 और S2 तक तो मैं खुद पढ़ाऊँगा क्योंकि वो कोर एरिया है, एंड आई विल कवर दैट। जी, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक हम आपको भेज देंगे, सब्जेक्ट का टीम कर देगी, और LMS का एक्सेस भी इंशाल्लाह इस वीक आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट इट। आई होप इस ओरिएंटेशन से आपको सब्जेक्ट का कैनवस, सिलेबस का ब्रेकअप, कंपोजिशन, ये सारी बातें समझ में आई हैं। इतनी समझ में आई है तो आज की वेबिनार का हक अदा हो गया, और मज़ीद डिटेल तो फिर हमने पढ़नी है ना, आज तो पढ़ नहीं रहे थे, आज तो एक ओरिएंटेशन थी। तो अगर ये बातें क्लियर हो गई हैं तो मुझे ओके लिखें, तो फिर हम इसे क्लोज़ करें, क्योंकि फिर वो CFAP 4 के उसका वर्क शुरू हो रहा है काम। जी, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया, बाकी बातें इंशाल्लाह हम करेंगे
और वो फिर बातें इंशाल्लाह जब हम क्लासेस शुरू हो जाएंगी तो ये सारी बातें पढ़ेंगे। कार्बन टैक्स होता क्या है, कार्बन टैक्स कौन लेता है, ये सारी बातें हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हाँ, अश्योरेंस की बातें हम कर लेंगे, वो कोई इशू नहीं है। मैं और हसान साहब मिलके कर लेंगे, अश्योरेंस भी हम आपको कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। कोई टॉपिक अगर आप समझेंगे कि मैंने पढ़ाया, आप कहेंगे हसान साहब आप रिपीट करा दें, वो करा देंगे। कुछ हसान साहब ने कराया, आप मुझे कहेंगे सर आप इसको रिपीट करा दें, हम कर देंगे, ये भी हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है ये नया सब्जेक्ट है एंड यू नीड अ लॉट ऑफ हेल्प एंड सपोर्ट इन दिस। नॉट जस्ट यू, इवन द प्रोफेशनल्स देयर इन द इंडस्ट्री, दे नीड अ लॉट ऑफ सपोर्ट इन दिस एरिया। Is that okay? All clear? Elsa? Abdul Mueed? Muiz? All good. Okay. Allah Hafiz. जी बेटा आर्यन, यही तो इसीलिए तो सब्जेक्ट है जो आपके सवालात हैं। ये सब आज पता चल जाएगा तो सारे सिलेबस में फिर क्या पढ़ेंगे, ये सब बताएंगे। स्कोप 2 स्कोप 3 क्या होता है। तो होल्ड ऑन, होल्ड योर हॉर्सेस, वी विल डिस्कस इट एज वी गो अलोंग। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।